गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसका नाम है कूलम्ब्स लॉ, और जो सेकंड पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करेंगे, डिस्कशन करेंगे जो चैप्टर से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे जो पहली कंडीशन आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, वो तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फील्ड होती क्या है थोड़ा सा हमें ये जानना है। फील्ड को देखें, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और तमाम तरह की चीजें। तो फील्ड क्या है? फील्ड की सिंपली डेफिनेशन होती है, काफी सिंपल, कि फील्ड कैन बी डिफाइंड एज एन एरिया और रीजन। कोई भी एरिया या रीजन अगर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड। ठीक है, एक सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, लेकिन इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है वो क्या है समझिए। तो थोड़ा सा इसे समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहां पे हमने एक बड़ा सा हीटर लगा दिया, ठीक है, और हीटर लगाकर हमने यहां पे कोई भी अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल सोर्स लगा दिया। ठीक है, अब हीटर का काम क्या है, हीट प्रोड्यूस करना। तो अगर हीटर हीट प्रोड्यूस करेगा तो आसपास जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी यहां पे खड़ा है पोजीशन 1 पे, पोजीशन 1 के बाद ये आ गया पोजीशन 2 पे, पोजीशन 2 के बाद ये थोड़ा सा और आ गया है और ये आ गए पोजीशन 3 पे, फिर यहां से पोजीशन 4 पे, देन पोजीशन 5 पे, देन 6 पे, देन 7th पे, एंड एट लास्ट पोजीशन 8 पे आ गए। ये कंटिन्यूअसली यहां से मूव कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, इस तरह से, और ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एक्चुअल में आप थोड़ा देखिए कि आसपास एक टेम्परेचर का पूरा फील्ड बन जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि पोजीशन 1 पे इन्हें हीट का या हाई टेम्परेचर का एहसास होगा, फील होगा, 2 पे थोड़ा सा और कम, 3 पे थोड़ा सा और लेस, 4 पे थोड़ा सा और लेस, होते होते सबसे कम कहां एक्सपीरियंस होगा, 8 पे। लेकिन जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअसली होगा। जो कुछ भी होगा वो कंटिन्यूअसली होगा। ठीक है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि फर्स्ट से आए सेकंड तक, थर्ड तक, और फोर्थ पे एकाएक पोजीशन 4th पे इन्होंने देखा कि यार यहां तो कुछ लग ही नहीं रहा है, ठंडी गर्मी कुछ नहीं, मतलब गर्मी तो गायब ही हो गई, ऐसा तो नहीं है। फिर कहेंगे 5th ठीक है, 6th ठीक है, 7th पे आपको फिर से कम गर्मी लगेगी या ज्यादा लगने लगेगी, और 8 पे वापस, ऐसा नहीं है। अगर ये इससे दूर आएंगे तो कंटिन्यूअसली इन्हें कम हीट का एहसास होगा, कम टेम्परेचर का एहसास होगा। और अगर ये वापस मूव करें 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो एक बार फिर से इनको आगे बढ़ते जाएंगे कंटिन्यूअसली, और इनको हीट का एक्सपीरियंस या टेम्परेचर का एक्सपीरियंस होता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहां टेम्परेचर का फील्ड है, जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअसली होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मरीन डाइवर है। मरीन डाइवर के बारे में आप जानते हो कि मरीन डाइवर अगर मान लीजिए ऊपर से, ये सरफेस है, ठीक है, वाटर का सरफेस है, अगर हम डाउनवर्ड जाते हैं तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, एच रो जी, मीन्स डेप्थ के साथ साथ टेम्परेचर, सॉरी,
डेप्थ के साथ साथ प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, अब मरीन ड्राइवर जितना नीचे जाएंगे उतना ही क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। यही कहा जाता है कि बहुत सारे मरीन ड्राइवर जब काफी नीचे जाते हैं तो जो क्लॉथ पहनते हैं वो थोड़ा सा वो हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि जब बहुत नीचे जाएंगे तो वहां प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि रोक नहीं पाएंगे। तभी ये जो सबमरीन होती है हमारी, इनमें भी कहा जाता है कि एक सर्टेन डेप्थ से नीचे लेकर नहीं जा सकते। आप लोग गाजी अटैक मूवी देखिएगा, उसमें है गाजी अटैक जो मूवी आई थी राणा डग्गोबाती की और के मेनन की, आप उसमें देखिए कि वो 300 मीटर तक जब डाइव कर रहे हैं नीचे तो आसपास से लीकेज होने लगता है, मींस प्रेशर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। तो क्या बोल रहे हैं कि चलो भाई ऊपर चलते हैं। सेम कंडीशन यहां भी है, अगर आप नीचे आइएगा धीरे धीरे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, ऊपर जाइएगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, लेकिन जो कुछ होगा वो कंटिन्यूअसली होगा। ये नहीं बोल सकते कि यार एक काम करो नीचे चलना शुरू करो, प्रेशर इंक्रीज हो झेल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 500 मीटर पे जाकर प्रेशर गायब हो जाएगा, 500 मीटर के बाद फिर शुरू होगा, 1 किलोमीटर पर फिर गायब हो जाएगा। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। डाउनवर्ड जाइएगा प्रेशर इंक्रीज होगा, ऊपर आइएगा प्रेशर डिक्रीज होगा, लेकिन जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तभी हम बोलते हैं इस बेस पे कि फील्ड कैन बी डिफाइंड एज एन एनी कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये दो डेफिनेशन होती है फील्ड की। सेकंड डेफिनेशन को हम लोग बेटर मानते हैं। सेकंड डेफिनेशन को हम बेटर मानते हैं। तो क्या हो गया अपने पास, फील्ड कैन बी डिफाइंड एज एन एरिया और रीजन, और सेकंड क्या है कि फील्ड कैन बी डिफाइंड एज एन एनी कंटिन्यूअस फंक्शन। ये हो जाएगा अपने पास। दो टाइप की फील्ड होती है बेसिकली, अगर हम क्लासिफाइड करें तो। एक जो हमारी फील्ड है वो है स्केलर फील्ड, और सेकंड है वेक्टर फील्ड। ठीक है, स्केलर फील्ड नाम से क्लियर है, स्केलर फील्ड के अंदर डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। डायरेक्शन तो वैसे भी स्केलर का दूर दूर तक नाता नहीं होता है। स्केलर खुद ही कहता है भाई यहां डायरेक्शन है, हम चल रहे हैं। ठीक है, और वेक्टर बिना डायरेक्शन के एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो नाम से क्लियर है कि अगर स्केलर फील्ड है तो ये नॉन डायरेक्टिव प्रॉपर्टी अपने पास रखेगा, इसके अंदर डायरेक्टिव प्रॉपर्टी नहीं होती है अगर स्केलर क्वांटिटी है तो। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल वही होगा जो अभी बता रहे थे, टेम्परेचर फील्ड और प्रेशर फील्ड। ये इसका एग्जाम्पल हो गया जो अभी हम आपको बता रहे थे। देखो डायरेक्शन नहीं होने का दो मतलब होते हैं, एक तो डायरेक्शन है ही नहीं, या फिर इतने सारे डायरेक्शन हैं कि हम कंफर्म कर ही नहीं सकते। जैसे आप लोगों में कुछ लोग होते हैं, उनसे पूछा जाए भाई आफ्टर 12th क्या करना है, क्लियर बोलते हैं पॉलिटिक्स में जाना है, आईआईटी में जाना है, क्लैट का एग्जाम देना है, एमबीबीएस करना है, कुछ भी सीए करना है। अगर उसने एक वर्ड में बोला मतलब उसके पास डायरेक्शन है। ठीक है, लेकिन जो दूसरी कैटेगरी आती है उसमें दो टाइप के लोग मिलते हैं आपको। फर्स्ट वाला से पूछा जाए क्यों 12th के बाद क्या करना है, पता नहीं, वो भी ठीक है, आपको पता चल गया इसके पास डायरेक्शन नहीं है। दूसरे से 12th के बारे में क्या करना है, क्या करें यार बीएससी कर लेते हैं, तो सामने वाला कहेगा हाँ भाई कर लो, क्योंकि कैरियर जब सामने वाला बोलता है तो कोई ये नहीं कहता कि यार देखो ये मत करो। क्यों? क्योंकि जब नुकसान अपना होता है तो गलती दूसरे की दिखती है। तो आदमी यही कहेगा हाँ कर लो, फिर वो कहेगा यार बीएससी तो कर लें लेकिन क्या करेंगे इसके बाद, हाँ सही है टीईटी करके और टीचर बन जाएंगे, लेकिन यार वो मजा नहीं है, गवर्नमेंट वैकेंसी निकाल नहीं रही है। एक काम करते हैं मैथ से है इंजीनियरिंग कर लेंगे, हाँ सही है। फिर वो सोचेगा यार ये भी दिक्कत है, इतने सारे लोग बेरोजगार हैं। तो सामने वाला कहेगा फिर बायो भी डाल दो, चलो बायो भी डाल दिया, बायो से कर ले,
यार लेकिन डॉक्टरी में बहुत कंपटीशन है। तो कभी वो सोच रहा है कि पॉलिटिक्स में जाएंगे, कभी सोच रहा है इंजीनियरिंग बनेंगे, कभी सोच रहा है डॉक्टर बनेंगे। मींस कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। सेम कंडीशन यहाँ पे है, टेम्परेचर और प्रेशर की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन होती है। तो इनकी कोई डायरेक्शन है ही नहीं। हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्शन नहीं होने का दो मतलब होते हैं, या तो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है या मोर देन वन डायरेक्शन है, उसको भी हम कहेंगे कि डायरेक्शन नहीं है। तो डायरेक्शन होना ना होना बराबर है। ठीक है। अब सेकंड बात आती है वेक्टर फील्ड। अगर हम वेक्टर फील्ड की बात करें तो वेक्टर फील्ड के अंदर क्या होती है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। नाम से क्लियर है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये तो होगा ही क्योंकि यही तो चैप्टर पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा। और फिर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ये तीन फील्ड होती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं वेक्टर फील्ड। ठीक है। अब इसको समझिए थोड़ा सा। दो टाइप के फोर्स होते हैं हमारे पास, एक कांटेक्ट, एक नॉन कांटेक्ट। दो टाइप के होते हैं फोर्स, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब देख सकते हो जितने भी नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं उसके लिए हमेशा वेक्टर फील्ड ही रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर वेक्टर फील्ड है तो नॉन कांटेक्ट फोर्स पॉसिबल है, अगर वेक्टर फील्ड नहीं है तो नॉन कांटेक्ट फोर्स पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो वेक्टर फील्ड क्या हो गई, इसके अंदर हो गई डायरेक्टिव प्रॉपर्टी वेक्टर फील्ड के अंदर, और एग्जाम्पल होगा ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और जितने भी टाइप्स के अपने पास नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं उन सब के लिए वेक्टर फील्ड ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हो गया। अब हम सीधे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक सिंपल डेफिनेशन। जैसे फील्ड की होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी सिंपल डेफिनेशन होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए हम क्या बोलते हैं, द क्या बताइए, थोड़ा सा सोच के देखिए। देखो ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक तीनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से। ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए क्या बोलते हैं, द फील्ड सराउंडेड बाय द मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड। द फील्ड surrounded by the magnet is called magnetic field. Same, the field surrounded by the charge is called electric field. ठीक है, ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई। एक और समझिए यहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, अर्थ सरफेस, अर्थ का सरफेस है। हमने क्या किया, अर्थ के सरफेस पे एक फिक्स हाइट पर एक बॉडी रख दिया। ये जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अर्थ का कोई फिजिकली कांटेक्ट तो है नहीं कि आओ यार चलो कहां वहां ऊपर जा रहे हो, आओ पास में बैठो। दोस्तों नहीं पकड़ लेता, अरे चलो यार का बाद में जाना घर। तो अर्थ भी कहती है यार उतनी दूर कहां, हाथ पकड़ के तो खींचती नहीं है। लेकिन फिर भी ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों? क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है। ठीक है। इसी तरह से अगर आपने क्या किया कि एक मैग्नेट ले लिया और यहां पे कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, तो ये मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन वगैरह हो गया, क्या एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन क्या फिजिकली कांटेक्ट है, नहीं है। लेकिन ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है इस मैग्नेट के कहां पर है, मैग्नेटिक फील्ड में। सेम अगर हमारे पास जैसे कोई चार्ज प्लेट है और यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये एक्सपीरियंस करेगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनके बीच में भी कोई फिजिकली कांटेक्ट नहीं है,
लेकिन क्यों एक्सपीरियंस करेगा? क्योंकि ये इसके कहां पर है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर आपने ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी बॉडी को रखा तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को, आयरन लाइक सब्सटेंस को रखा तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसी तरह से चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, अब डेफिनेशन आप बोल सकते हो, दो मैं बोलूंगा, तीसरा आपके माइंड में अपने आप आ जाएगा। देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड कैन बी डिफाइंड एज ए रीजन where any body experience some gravitational force. Magnetic field can be defined as a region where any iron-like substance experience some magnetic force. Then electric field can be defined as a region where any charged particle experience some electrostatic force. ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। सीधी सी बात है, जिस टाइप का फील्ड उस टाइप का फोर्स। ग्रेविटेशनल फील्ड, किसी भी बॉडी को हमने कहीं पे रखा हो, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसका मतलब वो ग्रेविटेशनल फील्ड में है। कोई भी अगर आयरन लाइक सब्सटेंस आपने रखा और अगर ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड में है। इसी तरह से किसी भी बॉडी को आपने ऐसे फील्ड में रखा जहां पे वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है। लेकिन थोड़ा सा आपको ये जानना है कि खुद की फील्ड के वजह से कोई भी पार्टिकल कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां दो पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, Q1 एंड Q2। तो Q1 ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 के लिए क्या होगा? एक्सटर्नल फील्ड, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। देखो, दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, फील्ड रिस्पॉन्सिबल होती है रिपल्सन या अट्रैक्शन के लिए। अब देखिए, इसी तरह से अगर हमें Q1 पे देखना है और यहां पे क्या है? Q2। इसने एक फील्ड प्रोड्यूस किया E2। अब Q1 के लिए E2 क्या हो गई? एक्सटर्नल फील्ड। तो क्लियर है कि कोई भी चार्ज अपने खुद की फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। नहीं तो देखो ना यहां पे बेटा, ये हो गया Q ने चारों तरफ फील्ड प्रोड्यूस किया। अब देखने से लग रहा है, ई से डिनोट करते हैं फील्ड को। अब देखने से लग रहा है यार, देखो चारों तरफ फील्ड, बीच में चार्ज, और सर ने तो यही बताया था कि अगर फील्ड को में किसी चार्ज को रखेंगे तो क्या एक्सपीरियंस करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसको करना चाहिए। लेकिन आप ये देख लो, ये जो फील्ड है कहीं इसी चार्ज की तो नहीं है। अगर खुद की फील्ड होगी ना तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। ठीक है, आप एक ठेले पर बैठ जाओ और ऐसे धक्का लगाते, आगे बढ़ेगा नहीं। लेकिन वही आपका दोस्त बाहर से लगाएगा तो फोर्स लगेगा उस ठेले पर। सेम कंडीशन है कि चार्ज फोर्स तभी एक्सपीरियंस करेगा जब आपने चार्ज को कहां पर रख दिया? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फिर वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है उसको एक तरह से हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, डिनोट करते हैं इसको कैपिटल ई से। इसको हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। और एक मिनट, इसको हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। और कैलकुलेट कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, जहां Q नॉट को बोलते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज एक्चुअल में तो होता ही नहीं है, रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट आइडियल कंडीशन को मानते हैं कि इसका मास अप्रॉक्स नेग्लिजिबल है, इसके खुद की फील्ड नहीं है। ज्यादा दिक्कत है तो F/Q भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताती है
और इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अगर हम यहां पे देखें तो यूनिट ऑफ ई क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ एफ अपॉन क्यू नॉट मीन्स न्यूटन पर कूलम, ये इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन ऑफ ई न्यूटन का हो गया mLT-2 और कूलम का 80, तो फाइनली क्या हो गया mLT-3A-1, ये हमारे पास की डायमेंशन होगी। ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि F इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना Q नॉट इंटू ई और ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगा। जैसे F इक्वल टू M इंटू ए, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही फोर्स की डायरेक्शन होता है ना, आपने पहले देखा होगा F इक्वल टू M इंटू ए, तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही फोर्स की डायरेक्शन। सेम अगर हम यहां पे देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही किसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हमारे पास बात आती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हम इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही चीज है। तो एक सिंपल डेफिनेशन जो हम लोगों ने यूज किया था काफी पहले, आप लोगों ने भी किया होगा, कि जैसे आपने क्या किया, एक मैग्नेट ले लिया और फिर कंपास रख रख के हम लोग करते हैं ना पूरा, हर जगह पे कंपास रख के और डायग्राम बनाते करते हैं ना पूरा ज्योमेट्रिकली। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए आपको पता है कि आउटसाइड कैसे जाती है मैग्नेटिक लाइंस, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ। बट ड्रॉ करते हैं हम, तो हम ये बोलते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस मानते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइन ओनली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन which indicate direction of magnetic field। मैग्नेटिक लाइन तो मैग्नेटिक फील्ड ही तो बताएगी, फिजिक्स है, आदमी थोड़े है कि नेचर कुछ और बोलेगा कुछ और। मैग्नेटिक लाइन से तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हो गई कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, सॉरी मैग्नेटिक लाइंस की डेफिनेशन क्या होगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस ओनली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन which indicate direction of magnetic field at any point। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ही चीज है। उसी तरह इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही चीज है। तो एक बार फिर इसको रिपीट करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस ओनली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन which indicate direction of magnetic field at any point। स्टार्ट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड आर इमेजिनरी लाइंस ओनली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन which indicate direction of electric field at any point। ठीक है, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन। ठीक है, एक और होती है, जैसे हमने क्या कहा, एक टेस्ट चार्ज को हमने यहां पे रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखो चार्ज का नेचर है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे जैसा कि मैंने बताया तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, हो ही नहीं सकता किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस ना करे, हो ही नहीं सकता।
ठीक है। तो एक चार्ज को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, फ्री है पूरी तरह से, तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि एक रूम बंद है और आपने रूम में चेयर रखा और अपनी तरफ खींचा और चेयर उधर भाग गई, पता चला चेयर उधर भागी, आप रूम से बाहर भागोगे। ऐसे कोई हॉरर मूवी चल रही है और नहीं चल रही है तो भूत तो आ ही गया, पता नहीं दुनिया में होते हैं नहीं होते हैं तो नहीं पता, लेकिन ब्रेन में है, माइंड में है कि हाँ भूत होता है। ठीक है, तो खैर वो तो बात की चीज है। एक टेस्ट चार्ज को हमने रखा कहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और अगर टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो ये टेस्ट चार्ज मूव कर गया यहां से यहां पे। अब यहां से यहां क्यों मूव किया, क्योंकि इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा, और यहां के बाद ये रुका नहीं, ये जस्ट इसके नीचे आ गया यहां पे, यहां के बाद ये यहां पे आ गया, यहां के बाद ये टेस्ट चार्ज यहां पे आ गया, और ये धीरे धीरे ऐसे मूव कर रहा है। अब बात ये आती है कि ये ऐसे क्यों मूव कर रहा है, सोचना ही नहीं है, क्योंकि ऐसे फोर्स लग रहा है। एक बॉडी को आप ऐसे पुल करोगे तो इधर जाएगी, फिर आपका मूड बना यार इधर पुल करते हैं तो इधर गई, और फिर मूड बना इधर तो सामने, और फिर आपने इधर पुल किया तो इधर, जिधर पुल या पुश करोगे आप, जिधर पुल करो या पुश करो, बॉडी का मोमेंट उधर ही होगा, मोशन। तो यहां पर भी वही चीज है, चार्ज को फ्रीली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ठीक है, मतलब एक पुल करो या पुश करो बॉडी को, ठीक है, तो बॉडी का मोशन उधर ही होगा। तो ऐसे ही चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने रखा तो चार्ज पार्टिकल का मोशन उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, बात आई समझ में। अब क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन होगी जो फोर्स की होगी। तो क्या हो गई, ये फोर्स की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, और यही किसकी डायरेक्शन हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की। यानी एक इसकी भी बेटर डेफिनेशन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन बी डिफाइंड एज अ पाथ फॉलोड बाय एनी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कोई भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस पाथ को फॉलो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब थोड़ा सा इसमें हम देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही होती है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होते हैं वो हमेशा कहां से ओरिजिनेट होती है, पॉजिटिव चार्ज से। यह फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड एट द नेगेटिव चार्ज। और ये और कहीं से ओरिजिनेट हो ही नहीं सकती और खत्म भी और कहीं नहीं हो सकती। ओरिजिनेट होने के लिए पॉजिटिव चार्ज चाहिए और टर्मिनेट होने के लिए नेगेटिव चार्ज। वैसे पॉजिटिव हमेशा क्रिएट करती है चीजों को, ठीक है, और नेगेटिव हमेशा चीजों को खत्म करती है। इलेक्ट्रिक लाइन सबसे अच्छा एग्जांपल है, जहां प्लस है वहां से क्रिएट होगा और टर्मिनेट कहां हो जाएगा, जहां नेगेटिव चार्ज है, यहां पे आके टर्मिनेट हो जाती है। और ये कंटिन्यूअस कर्व होती है, ऐसा नहीं कि एक प्लस और माइनस आपने यहां रख दिया तो यहां से लाइन निकली और यहां पे जाके खत्म हो गई तो बीच में आपको ऐसे देखने को मिलेगा, नहीं, ये कंटिन्यूअस कर्व होती है। तो सेकंड इसकी प्रॉपर्टी हो गई, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस कर्व, ये कंटिन्यूअस होती है। अच्छा, मैग्नेटिक लाइंस में क्या होता है, आपको याद होगा, आउटसाइड निकलती है नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, मतलब एक क्लोज कर्व होती है। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को देखो, ये क्या है, ओपन कर्व है, क्लोज कर्व नहीं है, ओपन कर्व है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और ओपन कर्व,
मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज कर्व। डिफरेंस की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्लस से ओरिजिनेट होती है और माइनस पे टर्मिनेट होती है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकलती है और साउथ पे जाती है। कई बार आप सोच लेते हो प्लस का मतलब नॉर्थ, ऐसा नहीं है। नॉर्थ अलग है, प्लस अलग है, साउथ अलग है, माइनस अलग है। ठीक है, तो डिफरेंस की बात आती है तो दो डिफरेंस सिंपली हमें मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज। मैग्नेटिक लाइंस की बात करो तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटसाइड द मैग्नेट ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड कंप्लीट एट साउथ पोल। ठीक है, टर्मिनेट एट साउथ पोल। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ओपन कर्व एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज कर्व। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पे इस टाइप का कोई प्लेट है, यहां भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का बिहेवियर ऐसे ही होता है, सेम। यहां पे देखो, यहां से निकलेगी इस तरह से, ये ऐसे होती है। अगर बाहर बनाना चाहो तो बना सकते हो, प्लस से भी बाहर निकलेगी और ये माइनस पे आके क्या होगी, टर्मिनेट। ये सारी पॉसिबिलिटी होती है। अब देखिए इसके बाद इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं, इनको हम लोग सडनली ब्रेक नहीं कर सकते। कई बार प्रॉपर्टी में नहीं पूछा जाता है, पूछा जा भी चुका है। तो रीजन वही है कि ये कंटिन्यूअस कर्व होती हैं और प्लस से ओरिजिनेट होती हैं और माइनस पे टर्मिनेट होती है, इसीलिए इनको हम लोग सडनली ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की खासियत होती है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, यहां पे हमने प्लस क्यू चार्ज रख दिया तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। और अगर आपने यहां पे माइनस चार्ज रखा तो इस पर फोर्स क्या होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रिक लाइंस में व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज the force experienced by the charge opposite to the direction of electric field। ठीक है, सेकंड, इसके बाद से क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है, अगर मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, अगर यहां प्लस है तो इंडक्शन से यहां क्या होगा, माइनस। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे इंक्लाइंड होती हैं, ऑलवेज परपेंडिकुलर। कोई भी कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा परपेंडिकुलरली इंक्लाइंड होती है किसी भी कंडक्टर में। ठीक है, एक चीज और आता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी भी कंडक्टर से पास नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है, इसके अंदर एक गैप है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस यहां से आएंगी और यहां पे रुक जाएंगी। ये इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, ये भी देखो, ये, और ये इलेक्ट्रिक लाइंस क्या हो गई, जीरो। यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट बी पासिंग थ्रू द कंडक्टर। कई बार ये पूछा जाता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, तो कोई भी अगर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, कोई भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डैमेज हो सकता है तो हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो हम क्या करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को उठा के किसी कंडक्टर के अंदर रख देते हैं। और जैसा कि आप जानते हो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। इसमें एक चीज और आपको हम बता दें, ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी कंडक्टर से पास ही नहीं होती, इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब आपको रहेगा यार ये कौन सी बात हो गई,
जीरो, फिर पहली बात हो रही है कि जीरो नहीं होता, फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करें। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है, यहां पे ये हो गया अपना कंडक्टर। अब यहां कहीं इलेक्ट्रिक लाइंस आ रही है तो यहां क्या होगा, प्लस चार्ज। अच्छा, यहां प्लस होगा तो इंडक्शन प्रोसेस से सारे इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे, इस पॉइंट पे। अब जब सारे इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पे आ जाएंगे तो सारे प्लस चार्ज कहां चले जाएंगे, इस पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक लाइंस यहां से निकली और ये इलेक्ट्रिक लाइंस यहां पे आ गई, प्लस से निकली माइनस पे टर्मिनेट हो गई। अच्छा, एक्चुअल में बिना किसी प्रॉब्लम के इलेक्ट्रिक लाइंस पार कर जाती है। अब आपको लगेगा ऐसा कैसे, जब अभी कह रहे हैं कि नहीं होती, अभी होती है, तो समझिएगा इस चीज को। इलेक्ट्रिक लाइंस बिना किसी दिक्कत के इसको पार कर जाती है फर्स्ट टाइम जब आएगी तो। लेकिन ये जो यहां पे प्लस और माइनस है, माइनस और प्लस, इलेक्ट्रिक लाइंस की खासियत क्या होती है कि प्लस से ओरिजिनेट होती है और माइनस से टर्मिनेट हो जाती है, माइनस पर आकर। तो एक इलेक्ट्रिक लाइंस आई और पूरी की पूरी इजीली इसको क्रॉस कर गई, ठीक है। लेकिन ये जो इंडक्शन से यहां प्लस और माइनस बना हुआ है, ये प्लस भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जनरेट करेगा, जो क्या होगी, राइट टू लेफ्ट। ये भी हो जाएगा राइट टू लेफ्ट, ये भी हो जाएगा राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है वो लेफ्ट टू राइट जा रही है, और यहां जो इंडक्शन से जनरेट हुई वो जा रही है राइट टू लेफ्ट। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये जनरेट कहां से हुए, खुद से ही। तो इसकी स्ट्रेंथ भी इक्वल है, इसीलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होता है, जीरो। ठीक है, ये कंडीशंस होती है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी भी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती है, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। पहले जब एक बार आईटी का पेपर होता था स्क्रीनिंग के नाम से, जो आज मेंस हम जानते हैं, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था कि एक इलेक्ट्रिक लाइंस यहां से चली गई ऐसे, ये फर्स्ट, ये सेकंड है, ये सेकंड है, इसी तरह से ये थर्ड है, और ये फोर्थ लाइन है, ये फोर्थ लाइन है। इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो अगर देखा जाए तो दो तो पहले ही बाहर हो गए, ये जो दो पार्टिसिपेंट हैं तो पहले बाहर हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कंडक्टर से पास नहीं होती है। अब अगर इनकी हम बात करें, इन दोनों में एक सिमिलरिटी है कि दोनों पास नहीं हो रहे हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज इंक्लाइन परपेंडिकुलर एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस के हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये कंडीशन होती है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम ये कहते हैं कि टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट बी इंटरसेक्ट, ठीक है। फिजिक्स में डेफिनेशन की बात की जाए तो 4 बार ये चीजें मिलती हैं। व्हाई टू स्ट्रीमलाइन कैन नॉट बी इंटरसेक्ट, व्हाई टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट बी इंटरसेक्ट, व्हाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट बी इंटरसेक्ट। आगे बढ़ेंगे, व्हाई टू मैग्नेटिक लाइंस कैन नॉट बी इंटरसेक्ट, 4 हो गए। व्हाई टू स्ट्रीमलाइन, to electric lines, to equipotential surface, to magnetic lines cannot be intersect। चारों के आंसर सेम होते हैं, डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट आप डायग्रामेटिकली बता सकते हो, लेकिन आंसर सेम है। बिकॉज ऑफ दैट why two electric lines of force cannot be intersect, why two magnetic lines of force cannot be intersect, why two equipotential surface cannot be intersect, why two streamline cannot be intersect, because of that same answer। at
intersecting point, we can draw two tangent which is impossible. देखिए, अगर जैसा कि आप जानते हो स्ट्रेट लाइन है तो डायरेक्शन का कोई मैटर ही नहीं है, दिख रहा है। लेकिन अगर ये कर्व है तो आपसे कहा जाए पॉइंट ए पर डायरेक्शन क्या होगा, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है ये डायरेक्शन बताता है। पॉइंट बी पर डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा ये डायरेक्शन बताएगा। तो चलिए हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रिक लाइन लिया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और ये ले लिया हमने सेकेंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ। ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करते, लेकिन हमने कहा यार कराओ फिर देखते हैं क्या है। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो ही ये इंटरसेक्ट कर गए, अब ये आ गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो फर्स्ट वाले के लिए देखो कर्व है ना बेटा, देखो अगर ये सीधे इंटरसेक्ट कर जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हो गई E1 और ये हो गई E2, अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं इंटरसेक्ट कर गए। अब एक ही पॉइंट पे कितने डायरेक्शन मिल गए, दो। अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर दो डायरेक्शन मिल गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। और वेक्टर का नेचर होता है एक पॉइंट पे केवल एक ही डायरेक्शन होता है। अब आइए यहां कर्व के केस में, मान लीजिए कर्व में ना स्ट्रेट लाइन है वहां तो मैटर ही नहीं है। ठीक है, अगर कर्व है यहां इंटरसेक्ट कर गए तो फर्स्ट पॉइंट पे देखो कर्व पे क्या करेंगे, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यहां टेंजेंट ड्रॉ किया E1। अच्छा, सेकंड के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे E2। और सोचिए पॉइंट P पर अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पे दो टेंजेंट या दो डायरेक्शन मिलेगी, और ये पॉसिबल ही नहीं है बेटा कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी हमें दो डायरेक्शन मिल जाए, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का काम ही यही है कि डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्शन का मतलब एक डायरेक्शन होना चाहिए, ये जरूरी है। तो एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट विच इज इम्पॉसिबल। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगर कहीं पे डेंस इलेक्ट्रिक लाइन से काफी पास पास, ये क्या शो करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर कहीं रेयरर इलेक्ट्रिक लाइन से, ये क्या शो करता है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर दूर दूर हैं तो ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर वीक है, और अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास पास हैं तो ये बताता है कि वहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे आप देखिए यहां पे ये चार्ज पार्टिकल है, अगर इसकी लाइन हम ड्रॉ करें तो अगर मैं अर्थ से दूर जाओगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड वीक होती है, होती है। मैग्नेट से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है। तो चार्ज से दूर जाओगे तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो वीक ही होगी ना। अब देखो आप डिस्टेंस आपका बढ़ गया तो पहले यहां पे लाइन काफी पास पास है, और आप दूर गए तो लाइन क्या हो गई, दूर दूर हो गई। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो डेंस इलेक्ट्रिक लाइन होगी, जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस है वहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और जहां इलेक्ट्रिक लाइंस कम है वहां पे वीक मैग्नेटिक फील्ड है। और देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लेटरल प्रेशर प्रोड्यूस करती है। लेटरल प्रेशर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि यूनिफॉर्म चार्ज है यहाँ पे, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइंस निकलनी चाहिए। अगर लेटरल प्रेशर नहीं होता तो कुछ ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ये यूनिफॉर्म चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस यूनिफॉर्म निकलेगी इस तरह से। ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ है। तो जो सेकंड है उस पर फर्स्ट और थर्ड लगाएंगे फोर्स, जो भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है उसके परपेंडिकुलर। थर्ड पे कौन लगाएगा, सेकंड और फोर्थ। फोर्थ पे कौन लगाएगा, थर्ड और फिफ्थ। और इस तरह से इस मानना कि ऐसे स्नेक स्टाइल में ऐसे चलने लगती। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या प्रोड्यूस करती है, लेटरल प्रेशर। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आती है
कि अगर इलेक्ट्रिक लाइंस को हमें रिप्रेजेंट करना हो तो ज्योमेट्रिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना हो तो काफी सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आप खुद देख सकते हो। एरो इसका क्या बताता है, डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो एरो होता है ये बताता है कि डायरेक्शन क्या होगा, और दो लाइंस के बीच का जो गैपिंग होती है वो बताती है मैग्नीट्यूड। गैपिंग बहुत ज्यादा है तो मैग्नीट्यूड कम है, गैपिंग बहुत पास पास है तो मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अच्छा गैपिंग पास है दूर है, पास है दूर है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। जैसे अगर हम इसकी बात करें यहां पे, तो आप देखिए सबका डायरेक्शन क्या है, सेम है ना, और गैपिंग भी सेम है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। अच्छा अगर इसी तरह से हमारे पास कुछ ये आ जाए, तो आप देखिए डायरेक्शन सबका सेम है लेकिन दो लाइंस के बीच का जो गैप है ये काफी हद तक क्या हो रहा है, बार बार देखिए चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो कांस्टेंट डायरेक्शन तो होगा बट वेरिएबल मैग्नीट्यूड। ठीक है, और अगर मान लीजिए कुछ ऐसे बन रहा हो, अगर कुछ ऐसे बन रहा हो, अगर कुछ ऐसे बन रहा हो तो देखिए हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है और गैपिंग भी सेम है। लेकिन मतलब क्या हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा कांस्टेंट मैग्नीट्यूड बट वेरिएबल डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन इसका क्या है, वेरिएबल। ठीक है, अच्छा अब अगर मान लीजिए कुछ ऐसे बन रहा है तो इस केस में क्या होगा, वेरिएबल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, दोनों ही वेरिएबल है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये जो पार्ट है वो ज्योमेट्रिकली इलेक्ट्रिक लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में है। तो आज हम लोग इतना करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज और उसके आगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।